बड़ी खबर है, भारत की उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान देख करके फैसले कर रही है। पहले ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो आगरा की शाही मस्जिद का है, जहां पे गैर मुस्लिम लड़कियां अपने पैरों को उस पानी में डाल रही हैं जिस पानी से वुजू किया जाता है, और जो गैर मुस्लिम लड़कियां हैं वो नापाक है क्योंकि उन्होंने गुस्ल नहीं कर रखा होगा। तो इस हालत में हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है। भाई क्या जरूरत थी वहां जाने की, वहां पे पैर डालने की? मुस्लिम भाई नमाज के लिए वहां से वुजू करते हैं, तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो रमजान गुजरा मुस्लिम भाइयों, तो कुछ भाइयों ने इफ्तार किया था, तो ऐसा इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने चिकन को खा करके उसकी हड्डियां गंगा में डाली है। कभी सोचा है कॉलेज का लड़का ब्लिंकिट में कितना कमाता है? यहाँ पे पुजारियों की सैलरी 30,000 से बढ़ा के 90,000 कर दी गई है और उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय तक बना दिया गया है। इसीलिए अब उनको डीए भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी और यहाँ तक कि प्रमोशन भी मिलेगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि पुजारियों का प्रमोशन किस बिहाफ पे किया जाएगा। मतलब उन्हें अब हर वो चीज मिलेगी जो एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है, और ये चीज करी गई है काशी विश्वनाथ मंदिर में। और हमारे देश में इकलौता मंदिर नहीं है जहाँ पुजारियों को गवर्नमेंट सैलरी दी जाती है। हमारे भारत में कई ऐसे मंदिर है जहाँ पुजारियों को गवर्नमेंट सैलरी दी जाती है, और राम मंदिर भी उन्हीं में से एक हिस्सा है। आप गवर्नमेंट से पूछो कि युवा पीढ़ी के लिए गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है। उनकी सैलरी तो 30,000 से बढ़ के 90,000 हो चुकी है, और क्या आप लोगों की सैलरी बढ़ी है? यहाँ पे पुजारियों की सैलरी 30,000 से बढ़ा के 90,000 कर दी गई है और उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय तक बना दिया गया है। इसीलिए अब उनको डीए भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी और यहाँ तक कि प्रमोशन भी मिलेगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि पुजारियों का प्रमोशन किस बिहाफ पे किया जाएगा। मतलब उन्हें अब हर वो चीज मिलेगी जो एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है, और ये चीज करी गई है काशी विश्वनाथ मंदिर में। और हमारे देश में इकलौता मंदिर नहीं है जहाँ पुजारियों को गवर्नमेंट सैलरी दी जाती है। हमारे भारत में कई ऐसे मंदिर है जहाँ पुजारियों को गवर्नमेंट सैलरी दी जाती है, और राम मंदिर भी उन्हीं में से एक हिस्सा है। आप गवर्नमेंट से पूछो कि युवा पीढ़ी के लिए गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है। उनकी सैलरी तो 30,000 से बढ़ के 90,000 हो चुकी है, और क्या आप लोगों की सैलरी बढ़ी है? यहाँ पे पुजारियों की सैलरी 30,000 से बढ़ा के 90,000 कर दी गई है और उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय तक बना दिया गया है। इसीलिए अब उनको डीए भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी और यहाँ तक कि प्रमोशन भी मिलेगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि पुजारियों का प्रमोशन किस बिहाफ पे किया जाएगा। मतलब उन्हें अब हर वो चीज मिलेगी जो एक स्टेट गवर्नमेंट। मम्मा ये देखो बिल, सारा सामान मिला के 5,000 का होगा। आप सबों ने साथ जय सोमरा जी री वो रियल में दिल थी आप सबों ने सैल्यूट कर रही हो कि इंस्टाग्राम परिवार है जो कॉम करें बता रही हो तो रियल में तुलसी पटेल आपने दिल की सैल्यूट कर रही हो। बेदाड़ा पहला जो वीडियो गाली तो अनजान एक सिविल रे में पड़ी बॉडी पुकार करते थे कि हम परिवार आदि मने मलावो ने मारो अंतिम संस्कार मारो परिवार करे। देखो भाई साहब अतरी दुखद घड़ी रे में बार में है के जड़ा बेरा को सबसे पहला हजारी मल जी वो आदमी हम ये निकली हुई है। ये निकली ये फोटो है इसकी। एक साल पहले ऐसे ही था, आज देखो। ये भाई की 1 साल पहले की कंडीशन है और ये 1 साल अब की कंडीशन है 1 साल बाद। इस बाप को देखो जिसके आगे उसका बच्चा दर दर रोज मर रहा है। इसका बच्चा रोज मर रहा है, कहाँ जाए कहाँ भीख मांगे। 4th स्टेज कैंसर है और उसके इलाज में 40 लाख रुपए लगने हैं। 1 से 2 किलोमीटर। एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है कि मोदी सरकार ने इसरो की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो प्राइवेट फर्म को बेचने शुरू कर दी हैं। अब वो भी किस दाम पर? बिल्कुल औने पौने दाम पर। 6,000 रुपए में ये टेक्नोलॉजी जो है प्राइवेट फर्म्स को बेची जा रही है, वो भी चुपके से, बिना किसी को बताए। इसरो जो हमारे देश की शान है, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उसको मोदी सरकार जो है प्राइवेट फर्म्स को उसकी टेक्नोलॉजी बेच रही है। वो टेक्नोलॉजी है जिसके पीछे टैक्स पेयर्स की पैसे लगे हुए हैं, वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत लगी हुई है, उसको आप इस तरह से औने पौने दाम पे बेच रहे हो। महाराष्ट्र सरकार ने जितना हो सका उतना सब कुछ खरीद लिया, लेकिन सोशल मीडिया ऐसी चीज है जिसे वे खरीद नहीं पा रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऐसा नियम बनाया है कि अगर आप सोशल मीडिया पर बदनामी करते हैं तो आपके लिए एक समिति गठित की जाएगी और आप पर मामला दर्ज किया जाएगा। यानी आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि सोशल मीडिया की किसी भी पोस्ट पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हमारी महाराष्ट्र सरकार, मतलब अगर आप गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं तो आप पर मामला दर्ज किया जाएगा। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब महाराष्ट्र की एक दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि सबकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी। सारे न्यूज़ चैनल, सारी चीज़ें खरीदी जा सकेंगी और सिर्फ सरकार जो कानून बनाएगी वही कानून आम लोगों को मानना पड़ेगा। यही अब अगले महाराष्ट्र का भविष्य है। महाराष्ट्र सरकार ने जितना हो सका उतना सब कुछ खरीद लिया, लेकिन सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जिसे वे खरीद नहीं पा रहे हैं।
इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऐसा नियम बनाया है कि अगर आप सोशल मीडिया पर बदनामी करते हैं तो आपके लिए एक समिति गठित की जाएगी और आप पर मामला दर्ज किया जाएगा। यानी आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि सोशल मीडिया की किसी भी पोस्ट पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हमारी महाराष्ट्र सरकार, मतलब अगर आप गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं तो आप पर मामला दर्ज किया जाएगा। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। भाई 2025 में मेरा नाम ऋषभ धाकड़ है। ये भैया इनने मुझे मारा है, मेरा सर फोड़ दिया है। अंकल ने मुझे डंडे से मारा है, ये भैया ने भी मेरा सर फोड़ा है। और इस घर में भी एक लड़का है, उसने मेरा सर फोड़ा है मार के। ये गाली बक रहा था लड़की को और इसने हाथ में भी उठाया, इसके बाप ने, और इसने हाथ उठाया। नहीं, ये खून निकलने दो। ये इनने सर फोड़ा है। मैं अभी अयोध्या नगर थाने में हूँ। ये लोग, ये एमपी पुलिस में ना, शायद इसलिए इनके बेटे को कुछ इतना घमंड है जो सर पे कड़े से कड़े मार रहा है। किसी को थप्पड़ नहीं मारा, उस लड़के ने पुलिस ने, सीधा लड़का, सीधा बच्चा है वो बच्चा। मेरा नाम ऋषभ धाकड़ है। ये भैया इनने मुझे मारा है, मेरा सर फोड़ दिया है। अंकल ने मुझे डंडे से मारा है, ये भैया ने भी मेरा सर फोड़ा है। और इस घर में भी एक लड़का है, उसने मेरा सर फोड़ा है मार के। ये गाली बक रहा था लड़की को और इसने हाथ में भी उठाया, इसके बाप ने, और इसने हाथ उठाया। नहीं, ये खून निकलने दो। ये इनने सर फोड़ा है। मैं अभी अयोध्या नगर थाने में हूँ। ये लोग, ये एमपी पुलिस में ना, शायद इसलिए इनके बेटे को कुछ इतना घमंड है जो सर पे कड़े से कड़े मार रहा है। किसी को थप्पड़ नहीं मारा, उस लड़के ने पुलिस ने, सीधा लड़का, सीधा बच्चा है वो बच्चा। मेरा नाम ऋषभ धाकड़ है। ये भैया इनने मुझे मारा है, मेरा सर फोड़ दिया है। अंकल ने मुझे डंडे से मारा है, ये भैया ने भी मेरा सर फोड़ा है। और इस घर में भी एक लड़का है, उसने मेरा सर फोड़ा है मार के। ये गाली बक रहा था लड़की को और इसने हाथ में भी उठाया, इसके बाप ने, और इसने हाथ उठाया। नहीं, ये खून निकलने दो। ये इनने सर फोड़ा है। मैं अभी अयोध्या नगर थाने में हूँ। सेक्टर 62 में देखो, फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने पानी की इन लोगों के लिए पीने की व्यवस्था तक नहीं है। देखो कहाँ से इनको पीने का पानी भरना पड़ रहा है। अब ये कौन देखेगा, कौन इसको संभालेगा? यहाँ आसपास अगर पानी का कोई भी चीज होती मेट्रो के नीचे, तो ये इन लोगों को यहाँ से पानी भरने की जरूरत पड़ती क्या? कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इसको जवाब देगा? कौन इनके लिए पानी देगा? अगर ये बीमार हो जाएंगे तो क्या सरकार इनका इलाज का पैसा देगी? सेक्टर 62 में देखो, फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने पानी की इन लोगों के लिए पीने की व्यवस्था तक नहीं है। देखो कहाँ से इनको पीने का पानी भरना पड़ रहा है। अब ये कौन देखेगा, कौन इसको संभालेगा? यहाँ आसपास अगर पानी का कोई भी चीज होती मेट्रो के नीचे, तो ये इन लोगों को यहाँ से पानी भरने की जरूरत पड़ती क्या? कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इसको जवाब देगा? कौन इनके लिए पानी देगा? अगर ये बीमार हो जाएंगे तो क्या सरकार इनका इलाज का पैसा देगी? सेक्टर 62 में देखो, फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने पानी की इन लोगों के लिए पीने की व्यवस्था तक नहीं है। देखो कहाँ से इनको पीने का पानी भरना पड़ रहा है। अब ये कौन देखेगा, कौन इसको संभालेगा? यहाँ आसपास अगर पानी का कोई भी चीज होती मेट्रो के नीचे, तो ये इन लोगों को यहाँ से पानी भरने की जरूरत पड़ती क्या? कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इसको जवाब देगा? कौन इनके लिए पानी देगा? अगर ये बीमार हो जाएंगे तो क्या सरकार इनका इलाज का पैसा देगी? सेक्टर 62 में देखो, फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने पानी की इन लोगों के लिए पीने की व्यवस्था तक नहीं है। देखो कहाँ से इनको पीने का पानी भरना पड़ रहा है। अब ये कौन देखेगा, कौन इसको संभालेगा? यहाँ आसपास अगर पानी का, अगर तुम्हें अब दुबई में फ्री जाने का मौका मिले, ये वीडियो देखो आजाद भाई की और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए इस देश में, उत्तर प्रदेश में और देश में दलितों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिन दूर थे कि जब ऐसा होता था और समाज छिटपिट के घर में बैठ जाता था। अब ये उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सीना तान के खड़े हैं
कि चाहे पहले अगर इस लड़ाई को जीतना चाहते हो दुश्मनों तो पहले हमें गोली मारो, फिर इस लड़ाई को जीतना। जब तक हम लोग जिंदा है इस अन्याय को हम लोग स्वीकार नहीं करें। ये वीडियो देखो आजाद भाई की और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए इस देश में, उत्तर प्रदेश में और देश में दलितों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिन दूर थे कि जब ऐसा होता था और समाज छिट पिट के घर में बैठ जाता था। अब ये उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सीना तान के खड़े हैं कि चाहे पहले अगर इस लड़ाई को जीतना चाहते हो दुश्मनों तो पहले हमें गोली मारो, फिर इस लड़ाई को जीतना। जब तक हम लोग जिंदा है इस अन्याय को हम लोग स्वीकार नहीं करें। ये वीडियो देखो आजाद भाई की और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए इस देश में, उत्तर प्रदेश में और देश में दलितों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिन दूर थे कि जब ऐसा होता था और समाज छिट पिट के घर में बैठ जाता था। अब ये उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सीना तान के खड़े हैं कि चाहे पहले अगर इस लड़ाई को जीतना चाहते हो दुश्मनों तो पहले हमें गोली मारो, फिर इस लड़ाई को जीतना। जब तक हम लोग जिंदा है इस अन्याय को हम लोग स्वीकार नहीं करें। ये वीडियो देखो आजाद भाई की और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए इस देश में, उत्तर प्रदेश में और देश में दलितों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिन दूर थे कि जब ऐसा होता था और समाज छिट पिट के घर में बैठ जाता था। अब ये क्या बात रहा, उल्टा क्या तो भेज दिया। बाबू फोन रिचार्ज कराना आया था, उसमें बस ये है हमारे देश के योद्धा, कानून के रखवाले ईसम सिंह दरोगाजी। आज उन्होंने जो काम करा है आप देखकर रोने लगोगे। एक गरीब फुटपाथ पर नारियल बेचता है, उसकी बच्ची छोटी सी होती है। दरोगाजी आते हैं और बोलते हैं ये अतिक्रमण है, उसके सारे नारियल अपनी गाड़ी में भर लेते हैं। वो बच्ची हाथ जोड़ती है और बोलती है सर इससे मेरे घर का गुजारा चलता है, 2 वक्त की रोटी हम कमाते हैं, ये मत ले जाओ। वो रोने लगती है, हाथ जोड़ती है। वो गरीब बोलता है सर मैं अपने दोस्त से पैसे उधार मांग कर लाया हूँ, तब ये नारियल लेकर आया हूँ ताकि मेरे घर का खर्चा निकलते रहे, मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। लेकिन उन्हें तरस नहीं आ जाता, वो भाग जाते हैं लेकर नारियल। क्या बाकी ये कानून के रखवाले हैं? ये है हमारे देश के योद्धा, कानून के रखवाले ईसम सिंह दरोगाजी। आज उन्होंने जो काम करा है आप देखकर रोने लगोगे। एक गरीब फुटपाथ पर नारियल बेचता है, उसकी बच्ची छोटी सी होती है। दरोगाजी आते हैं और बोलते हैं ये अतिक्रमण है, उसके सारे नारियल अपनी गाड़ी में भर लेते हैं। वो बच्ची हाथ जोड़ती है और बोलती है सर इससे मेरे घर का गुजारा चलता है, 2 वक्त की रोटी हम कमाते हैं, ये मत ले जाओ। वो रोने लगती है, हाथ जोड़ती है। वो गरीब बोलता है सर मैं अपने दोस्त से पैसे उधार मांग कर लाया हूँ, तब ये नारियल लेकर आया हूँ ताकि मेरे घर का खर्चा निकलते रहे, मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। लेकिन उन्हें तरस नहीं आ जाता, वो भाग जाते हैं लेकर नारियल। क्या बाकी ये कानून के रखवाले हैं? ये है हमारे देश के योद्धा, कानून के रखवाले ईसम सिंह दरोगाजी। आज उन्होंने जो काम करा है आप देखकर रोने लगोगे। एक गरीब फुटपाथ पर नारियल बेचता है, उसकी बच्ची छोटी सी होती है। दरोगाजी आते हैं और बोलते हैं ये अतिक्रमण है, उसके सारे नारियल अपनी गाड़ी में भर लेते हैं। वो बच्ची हाथ जोड़ती है और बोलती है सर इससे मेरे घर का गुजारा चलता है, 2 वक्त की रोटी हम कमाते हैं, ये मत ले जाओ। वो रोने लगती है, हाथ जोड़ती है। वो गरीब बोलता है सर मैं अपने दोस्त से पैसे उधार मांग कर लाया हूँ, तब ये नारियल लेकर आया हूँ ताकि मेरे घर का खर्चा निकलते रहे, मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। लेकिन उन्हें तरस नहीं आ जाता, वो भाग जाते हैं लेकर नारियल। क्या बाकी ये कानून के रखवाले हैं? ये है हमारे देश के योद्धा, कानून के रखवाले ईसम सिंह दरोगाजी। अच्छा बच्चों ये बताओ इन दोनों गिलासों में से सबसे साफ पानी कौन से गिलास में है? सर दोनों ही साफ है। हाँ सर दोनों में ही साफ पानी है। हाँ सर साफ है। सही कहा आपने। अच्छा बेटा चिक्की, पानी पी सकती हो आप? हाँ सर क्यों नहीं। ठीक है पी लो। विनीत की गिलास वापस भी करनी है। क्या हुआ, विनीत की नाम की जगह उसकी जात सुनाई दी क्या? नहीं सर मतलब। तो फिर अच्छा हाँ, इस पानी का रंग बदल गया होगा, शायद ये पानी अब खराब हो गया होगा, या फिर इस पानी में विनीत की छोटी जाति घुल गई होगी, है ना? वो बात नहीं है सर, बस हमारे घरों में उनके घरों का कुछ खाते पीते नहीं है। अच्छा क्यों? जब सब एक ही जमीन का पानी पी रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि सर यहाँ बर्तनों की भी जात होते हैं, ऊंचे जात का साफ बर्तन और नीचे जात का गंदा बर्तन। सर ये लोग रहते ही हैं गंदे तरीके से। गंदगी इंसानों में होती है, उसकी सोच में होती है, ना कि उसकी जाति में। अच्छा तुम लोग से एक क्वेश्चन है, अगर वो औरत जो राजकुमार के साथ सोना चाहती थी नरेंद्र मोदी के उद्घाटन में जाओगे?
तो 2 दिन की अटेंडेंस मिलेगी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी नोएडा में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए थे। उसके लिए भीड़ इकट्ठा करने के लिए सरकारी महकमे तो लगे ही, कॉलेज के बच्चों को भी भीड़ का हिस्सा बना दिया गया। किसी कॉलेज ने कहा कि जाना मैंडेटरी है, तो किसी ने कहा कि प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। 2 दिन की अटेंडेंस का लालच तो दिया ही, इस भीड़ को लाने के लिए 800 बसों का इंतजाम किया गया, वो भी ऐसे हालात में जहां देश भर में डीजल पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं। लेकिन साहब की हवाबाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके लिए देश के भविष्य से ही खिलवाड़ क्यों न करना पड़े। शर्मनाक। नरेंद्र मोदी के उद्घाटन में जाओगे तो 2 दिन की अटेंडेंस मिलेगी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी नोएडा में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए थे। उसके लिए भीड़ इकट्ठा करने के लिए सरकारी महकमे तो लगे ही, कॉलेज के बच्चों को भी भीड़ का हिस्सा बना दिया गया। किसी कॉलेज ने कहा कि जाना मैंडेटरी है, तो किसी ने कहा कि प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। 2 दिन की अटेंडेंस का लालच तो दिया ही, इस भीड़ को लाने के लिए 800 बसों का इंतजाम किया गया, वो भी ऐसे हालात में जहां देश भर में डीजल पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं। लेकिन साहब की हवाबाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके लिए देश के भविष्य से ही खिलवाड़ क्यों न करना पड़े। शर्मनाक। नरेंद्र मोदी के उद्घाटन में जाओगे तो 2 दिन की अटेंडेंस मिलेगी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी नोएडा में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए थे। उसके लिए भीड़ इकट्ठा करने के लिए सरकारी महकमे तो लगे ही, कॉलेज के बच्चों को भी भीड़ का हिस्सा बना दिया गया। किसी कॉलेज ने कहा कि जाना मैंडेटरी है, तो किसी ने कहा कि प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। 2 दिन की अटेंडेंस का लालच तो दिया ही, इस भीड़ को लाने के लिए 800 बसों का इंतजाम किया गया, वो भी ऐसे हालात में जहां देश भर में डीजल पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं। लेकिन साहब की हवाबाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके लिए देश के भविष्य से ही खिलवाड़ क्यों न करना पड़े। शर्मनाक। नरेंद्र मोदी के उद्घाटन में जाओगे तो 2 दिन की अटेंडेंस मिले। एक बार फिर से कश्मीरियों ने ये दिखा दिया है कि जो इंसानियत है वो सबसे बड़ी है। अगर मैं डोनेशन की बात करूं जो ईरान के लिए हो रही थी, जो पहले 2 दिन की डोनेशन थी वो थी 500 करोड़, और उसके 2 दिन के बाद की जो डोनेशन थी वो थी 1000 करोड़। और अभी की बात करूं मैं, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट्स वो डोनेशन 1800 करोड़ पे पहुंच चुकी है। दैट मीन्स 1800 करोड़ पे पहुंच चुकी है। सैल्यूट है उन छोटे छोटे बच्चों को जिनने अपनी 1 साल की या 2 साल की सेविंग्स डोनेट कर दी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास वो आखिरी निशानी के कंगन थे, वो भी डोनेट कर दिए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनने अपनी गाड़ियां डोनेट कर दी, अपने बाइक्स डोनेट कर दिए, और ये दिखा दिया कि जो कश्मीरी है वो सबसे आगे रहते हैं मदद करने में। आई स्टिल रिमेम्बर अ कोट बाय विंस्टन चर्चिल, which is we make a living by what we get, but we make a life by what we give. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड हाँ, कमेंट्स में कश्मीरी जिंदाबाद लिखना ना भूले। एक बार फिर से कश्मीरियों ने ये दिखा दिया है कि जो इंसानियत है वो सबसे बड़ी है। अगर मैं डोनेशन की बात करूं जो ईरान के लिए हो रही थी, जो पहले 2 दिन की डोनेशन थी वो थी 500 करोड़, और उसके 2 दिन के बाद की जो डोनेशन थी वो थी 1000 करोड़। और अभी की बात करूं मैं, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट्स वो डोनेशन 1800 करोड़ पे पहुंच चुकी है। दैट मीन्स 1800 करोड़ पे पहुंच चुकी है। सैल्यूट है उन छोटे छोटे बच्चों को जिनने अपनी 1 साल की या 2 साल की सेविंग्स डोनेट कर दी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास वो आखिरी निशानी के कंगन थे, वो भी डोनेट कर दिए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनने अपनी गाड़ियां डोनेट कर दी, अपने बाइक्स डोनेट कर दिए, और ये दिखा दिया कि जो कश्मीरी है वो सबसे आगे रहते हैं मदद करने में। आई स्टिल रिमेम्बर अ कोट बाय विंस्टन चर्चिल, which is we make a living by what we get, but we make a life by what we give. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड हाँ, कमेंट्स में कश्मीरी जिंदाबाद लिखना ना भूले। एक बार फिर से कश्मीरियों ने ये दिखा दिया है कि जो इंसानियत है वो सबसे बड़ी है। अगर मैं डोनेशन की बात करूं जो ईरान के लिए हो रही थी, जो पहले 2 दिन की डोनेशन थी वो थी 500 करोड़, और उसके 2 दिन के बाद की जो डोनेशन थी वो थी 1000 करोड़। और अभी की बात करूं मैं, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट्स वो डोनेशन 1800 करोड़ पे पहुंच चुकी है। दैट मीन्स 1800 करोड़ पे पहुंच चुकी है। सैल्यूट है उन छोटे छोटे बच्चों को जिनने अपनी 1 साल की या 2 साल की सेविंग्स डोनेट कर दी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास वो वीडियो में भी परेश रावल जी आए। राउर बेटा दुबई के जेल में बंद बाड़े, तो रउरा के लोग काहे नहीं के सपोर्ट करत?
दलित आदमी हम दलित चमा रही हुई से अच्छा चमहा रही वही से रउरा के लोग सपोर्ट नहीं क्या करे के चाह देख ले वीडियो। चाचा इतने मायूस हैं क्योंकि अपने समाज में ताकत नहीं है, वो जो अदर समाज में है। चाचा कह रहे हैं हम चमा रहे हैं दलित हैं इसलिए हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। चाचा हम आपके साथ हैं, हम आपके सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों जितने हमारे इंस्टाग्राम फैमिली है, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हर एक अम्बेडकर वादी इस पे रील बनाइए कि ताकि इस भाई को न्याय मिल सके, दुबई की जेल से बाहर आ सके और चाचा का दिल खुश हो सके। जय भीम। राउर बेटा दुबई के जेल में मैं 14 अप्रैल को मनुस्मृति जलाऊंगा। अगर किसी का औकात है तो गोल्डन दास पर FIR दर्ज करके दिखाए, और नहीं अगर किसी का औकात है तो संविधान जलाकर दिखाए, मैं उस पर FIR दर्ज करूंगा। मैं बोला तो कि जो अभी तक जो कुछ मैं बोलते आया हूँ। क्या किया था बेटी तुम्हारे साथ? साक्षी कौन कौन ले गया था तुमको? साफ साफ बताओ रो मत एकदम साफ बताओ तभी तो बयान तुम्हारा लिया जाएगा। कौन कौन था? दाढ़ीदार रहे दोस्त ये सब को ले गए पीछे आप देखो ये क्या किया तुम्हारे साथ? कोई दवा दिए थे तुमको? नशा गोली खिलाए थे तुमको? क्या किया था बेटी तुम्हारे साथ? साक्षी कौन कौन ले गया था तुमको? साफ साफ बताओ रो मत एकदम साफ बताओ तभी तो बयान तुम्हारा लिया जाएगा। कौन कौन था? दाढ़ीदार रहे दोस्त ये सब को ले गए पीछे आप देखो ये क्या किया तुम्हारे साथ? कोई दवा दिए थे तुमको? नशा गोली खिलाए थे तुमको? क्या किया था बेटी तुम्हारे साथ? साक्षी कौन कौन ले गया था तुमको? साफ साफ बताओ रो मत एकदम साफ बताओ तभी तो बयान तुम्हारा लिया जाएगा। कौन कौन था? दाढ़ीदार रहे दोस्त ये सब को ले गए गाजियाबाद में सोनू ने जोर से बोलेंगे माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। यह बात स्वयं मोदी और आरएसएस की जन्मभूमि के जनक ने यानी मेरे प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। यह बात स्वयं मोदी और आरएसएस की जन्मभूमि के जनक ने यानी मेरे प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आरएसएस से जुड़े लोगों को अब अमेरिका में आने की अपोलो हॉस्पिटल में जाके नाम पढ़िए डॉक्टरों के, वहां पे आपको एक दलित नाम नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नाम नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा,
राहुल गांधी ने बिल्कुल सही बोला है। ये अपोलो हॉस्पिटल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मैंने ईएनटी के डॉक्टर की लिस्ट चेक करी, जिसमें 110 डॉक्टर थे और 110 डॉक्टर में से लगभग 100 डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ ऊंची श्रेणी के ब्राह्मण थे। एनेस्थीसियोलॉजी के 36 डॉक्टर में से लगभग 28 डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण थे। ड्रेमाटोलॉजिस्ट के लगभग 75 डॉक्टर में से 70 डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ सो कॉल्ड ब्राह्मण थे, और थे नहीं, ये अभी भी हैं। न्यूरोसाइंस, न्यूट्रिशन एंड डाइट, जेनेटिक्स, रोबोटिक्स, सर्जन, यूरोलॉजी, लगभग 50 ब्रांच के अंदर सैकड़ों डॉक्टर हैं, और सैकड़ों डॉक्टरों में से लगभग 90% डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति वर्ण के हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जब रिजर्वेशन के हिसाब से हमारे बच्चों को पढ़ाई की जाती है, तो फिर अपोलो हॉस्पिटल जैसे सैकड़ों प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर दूसरी जाति और वर्ग ना होकर केवल और केवल ब्राह्मण सेवा संस्थान कैसे बना हुआ है? और ये वाला सवाल बिल्कुल वैलिड है। अब बहुत सारे खटमल आएंगे और मुझसे बोलेंगे कि हम तो मेहनत करके पहुंचते हैं, तुम्हारी तरह रिजर्वेशन लेकर नहीं पहुंचते। और मैं भी हर बार वही बात कहूंगा कि तुम मेहनत करके अपनी जनसंख्या के 15 से 20 हो सकते हो, 15 के 50 नहीं। अगर आप 15 के 50 हो तो फिर वो मेहनत नहीं है, वो हरामखोरी है। अपोलो हॉस्पिटल में जाके नाम पढ़िए डॉक्टरों के, वहाँ पे आपको एक दलित नाम नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नाम नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही बोला है। ये अपोलो हॉस्पिटल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मैंने ईएनटी के डॉक्टर की लिस्ट चेक करी, जिसमें 110 डॉक्टर थे और 110 डॉक्टर में से लगभग 100 डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ ऊंची श्रेणी। क्या देश के एक बलशाली मंत्री को एक दलित इन्फ्लुएंसर के सवालों से इतना डर लग गया कि 50 करोड़ का केस ठोक दिया? क्या अब भारत में दी कारवां की रिपोर्ट पढ़ना भी गुनाह है? नितिन गडकरी, जो खुद को विकास पुरुष कहते हैं, क्या उनका विकास इतना कमजोर है कि मुकेश मोहन के एक वीडियो से हिल गया? द कारवां की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में जो तथ्य थे, मुकेश भाई ने सिर्फ वही जनता के सामने रखे। अगर रिपोर्ट गलत थी तो मैगजीन पर कार्रवाई क्यों नहीं? एक अकेले दलित युवा को ही क्यों निशाना बनाया गया? नागपुर पुलिस स्टेशन में 3 दिन से मुकेश मोहन को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। फोन जब्त कर लिए गए हैं। क्या ये वही पुलिस है जो असल अपराधियों को पकड़ने में सुस्त रहती है, लेकिन सत्ता के खिलाफ बोलने वालों पर चीते की रफ्तार से झपटती है? ये हमला सिर्फ मुकेश मोहन पर नहीं है, ये हर उस शख्स पर है जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सच बोलता है। अगर आज हमने नितिन गडकरी की इस पावर पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो कल आप में से किसी का भी नंबर हो सकता है। इस वीडियो को नितिन गडकरी जी के ऑफिस तक पहुंचाओ, दिखा दो कि मुकेश भाई के पीछे। भाई जितने बुरे दिन बीजेपी पार्टी के चल रहे हैं, आज तक किसी पार्टी के नहीं आए हैं। होता क्या है चलिए बताता हूँ। कल यानी 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था और वहाँ भीड़ इकट्ठा करने के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स बुलाए गए। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन है, महामानव आ रहे हैं आज। तो ये देखो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट बसों में भर के जा रहे हैं उद्घाटन के लिए, कोई आदमी नहीं आ रहा। ये वही यूनिवर्सिटी है जो चाइना से कुत्ता पकड़ कर ले आए और बोल रहे थे कि ये कुत्ता हमने बनाया है। और वहाँ की एक मैडम व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके बोलती है कि आपको 7:45 पे कॉलेज जाना है और आपको वहाँ से बस में भरकर महामानव की रैली में भेज दिया जाएगा। लिटरली इतने बुरे दिन आज तक किसी पार्टी के नहीं आए जितने बीजेपी के चल रहे हैं। और हाँ, महामानव ने वहाँ दिन में ही फ्लैश लाइट जलवा दी है लोगों से। भाई जितने बुरे दिन बीजेपी पार्टी के चल रहे हैं, आज तक किसी पार्टी के नहीं आए हैं। होता क्या है चलिए बताता हूँ। कल यानी 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था और वहाँ भीड़ इकट्ठा करने के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स बुलाए गए। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन है, महामानव आ रहे हैं आज। तो ये देखो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट बसों में भर के जा रहे हैं उद्घाटन के लिए, कोई आदमी नहीं आ रहा। ये वही यूनिवर्सिटी है जो चाइना से कुत्ता पकड़ कर ले आए और बोल रहे थे कि ये कुत्ता हमने बनाया है। और वहाँ की एक मैडम व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके बोलती है कि आपको 7:45 पे कॉलेज जाना है और आपको वहाँ से बस में भरकर महामानव की रैली में भेज दिया जाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल ने भारत से मांगी मदद। इजराइल ने कहा कि ईरान के मिसाइल ने हमारे सारे सिपाही को शहीद कर दिया है, हमारे पास जो है सिपाही नहीं है, भारत से हमें कुछ सिपाही चाहिए। तो मोदी जी ने आरएसएस और बजरंग दल को जो है भेजने का फैसला ले लिया है और अनभक्तों में जो ईरान के खिलाफ खुशी की लहर थी, वो सारे लहर जो है खत्म हो चुका है। सारे जो है मुंह छुपाकर जो है बैठ चुका है। एक भी वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आ रहा है इस खबर को आने के बाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल ने भारत से मांगी मदद। इजराइल ने कहा कि ईरान के मिसाइल ने हमारे सारे सिपाही को शहीद कर दिया है, हमारे पास जो है सिपाही नहीं है, भारत से हमें कुछ सिपाही चाहिए। तो मोदी जी ने आरएसएस और बजरंग दल को जो है भेजने का फैसला ले लिया है और अनभक्तों में जो ईरान के खिलाफ खुशी की लहर थी, वो सारे लहर जो है खत्म हो चुका है। सारे जो है मुंह छुपाकर जो है बैठ चुका है। एक भी वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आ रहा है इस खबर को आने के बाद।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल ने भारत से मांगी मदद। इजराइल ने कहा कि ईरान के मिसाइल ने हमारे सारी सफाई। इस आदमी ने 6 लाख रुपए की वाइन को 1,000 रुपए की वाइन की मेरे आंखों के सामने एकदम कांड हो गया। जामा मस्जिद है ना, उसी गेट के सामने ही एक लड़का लाठी भांज रहा था। अब अचानक से उसको फिर चोट लग गया और उसका अचानक यहाँ से पूरा ब्लड फेंकने लगा। मेरे आंखों के सामने एकदम कांड हो गया। जामा मस्जिद है ना, उसी गेट के सामने ही एक लड़का लाठी भांज रहा था। अब अचानक से उसको फिर चोट लग गया और उसका अचानक यहाँ से पूरा ब्लड फेंकने लगा। चलो बना मिल गया। पूरे मोहल्ले पे केस करूंगा। क्या हो गया भाई साहब? इस दलित समाज की बेटी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ सुबह से समाज के लोग इसको निगरानी करके इसको पीछा करते हैं और इसको बलात्कार करने की साजिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, इस बहन को सिक्योरिटी दे और सेफ्टी। पूरे इस दलित समाज की बेटी। जय हिंद दोस्तों। इन्हें तो आप जानते होंगे, इनका नाम है मुकेश मोहन, जो अपने बहुजन समाज के क्रिएटर हैं। इन पर नितिन गडकरी ने पूरे 50 करोड़ की FIR दर्ज करी है, क्योंकि मुकेश मोहन शादी को 60 अजमेर रेलवे स्टेशन पर एक उधर के ही व्यक्ति मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आप उस राजस्थान में कविता पाठ करने आए हैं, तो राजस्थान तो परसों से पानी रक्त बहाया ठाकुरों ने तुम्हारा क्या, बलिदान दिया ठाकुरों ने तुम्हारा क्या, जौहर किया ठकुराइनों ने तुम्हारा क्या, सर कटाए ठाकुरों ने तुम्हारा क्या, मुगलों से लड़े ठाकुर तुम्हारा क्या। इसकी इस बात पर मैं एक कविता कहना चाहूंगा। तुम इतिहास को जितना दबाओगे उतना ही गहरा हो जाएगा। लाख पर्दे डाल लो पर एक दिन हर राज। ये देखिए साहब, मेरे रिंग नोट के अंदर रक्त बहाया ठाकुरों ने तुम्हारा क्या, बलिदान दिया ठाकुरों ने तुम्हारा क्या, जौहर किया ठकुराइनों ने तुम्हारा क्या, सर कटाए ठाकुरों ने तुम्हारा क्या, मुगलों से लड़े ठाकुर तुम्हारा क्या। इसकी इस बात पर मैं एक कविता कहना चाहूंगा। तुम इतिहास को जितना दबाओगे उतना ही गहरा हो जाएगा। लाख पर्दे डाल लो पर एक दिन हर राज खुद ही खुल जाएगा। तुम पूछ रहे हो हमने क्या खोया, मैं बताता हूँ हमने क्या खोया। हमने हमारा इतिहास खोया। तुम्हारे पास तो लेखक थे, तुम्हारे पास पैसा था, तो तुमने अपनी वीर गाथाएं तो लिख दी, पर हमारे वीर गाथाओं को किसी ने नहीं लिखा। तुम्हें यह नहीं पता कि हर सेना में पैदल सेना हुआ करती थी, इन्फेंट्री सेना होती थी, हाथी घोड़ों की रखवाली करने वाली सेना होती थी, और इन सेनाओं में 80 से 90% सिर्फ और सिर्फ दलित शूद्र होते थे। इसमें से अहिर, पासी, जाट, गुजर, चमार, कुशवाहा और भी अन्य जाति हुआ करती थी, और तुम सिर्फ नेतृत्व करते थे। तुम हमेशा घुड़सवार हुआ करते थे। और अब मुझे समझ में आया कि क्यों आप किसी दलित को घोड़ी में चढ़ने से रोकते हो, क्योंकि घुड़सवार सिर्फ और सिर्फ राजपूत होते थे और ये सम्मानजनक होता था, ये दलितों को वर्जित होता था। इसी वजह से वो हमेशा पैदल सेना में होते थे, और इसी वजह से आज आप भी किसी भी दलित को घोड़ी में चढ़ते हुए देख नहीं सकते, क्योंकि आपको लगता है ये हमारा सम्मान छीनना है। सबसे ज्यादा मेन लड़ाई यही लड़ते थे और सबसे ज्यादा शहीद भी यही होते थे। और तुम ये बताओ, जंग में कई बार हम हार जाते थे तो सबसे तेज कौन भागेगा, पैदल सेना या घुड़सवार? इसकी जान बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुम्हारी रानियों का हाल तो तुमने बता दिया, पर हमारी बेवाओं का हाल किसने बताया? उन्हें सती प्रथा के तहत जिंदा जला दिया जाता था। मेरे भाई बहनों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वायरल हो जाए, और अगर ये वायरल हो गई तो मैं एक एक सबूत खोल के बैठूंगा और पूरा इतिहास दोबारा से दोहराऊंगा। इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें अपने इतिहास को जानने के लिए। रक्त बहाया ठाकुरों ने तुम्हारा क्या, बलिदान दिया ठाकुरों ने तुम्हारा क्या, जौहर किया ठकुराइनों ने तुम्हारा क्या, सर कटाए ठाकुरों ने तुम्हारा क्या, मुगलों से लड़े ठाकुर तुम्हारा क्या। इसकी इस बात पर मैं एक कविता कहना चाहूंगा। तो ये देखिए साहब, मेरे रिंग नोट के अंदर एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं है, सरकारी अस्पताल में कोई इंतजाम नहीं है। ये मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है, जिंदगी मौत से खेल रही है। ये गुजरात के अंदर जो मोदी जी ने किया था ना, आज भी देश के बच्चों की रूह कांपती है। कई मासूम बच्चे, कई प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ में रेप करके